बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं इदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बड़ी दिलचस्पी, लगन और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बेटे, हमने ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 2 का 4th चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था और आपको पहले भी बताया था कि अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें ये 2nd चैप्टर बनता है, जबकि जो आप हेल्पिंग बुक पढ़ते हैं उसमें ये 3rd और 4th चैप्टर है। इकनॉमिक्स में पहला चैप्टर जो है वो नेशनल इनकम के बारे में था। दूसरे चैप्टर इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन। थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ मनी, ज़र। और 4th है वैल्यू ऑफ मनी, कदर ज़र। तो अब जो हमारा रिसेंटली जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यू ऑफ मनी, यानी ज़र की कदर या कदर ज़र। इस चैप्टर में हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एक QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, नज़रिए मिक़दार ज़र, और दूसरा इसमें इन्फ्लेशन के बारे में, अफरात ज़र के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, नज़रिए मिक़दार ज़र, ये हमने मुकम्मल कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। और उसके बाद इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र जो है, ये टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन यानी व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है क्या, अफरात ज़र किसे कहते हैं, और अफरात ज़र डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, अफरात ज़र की मुख्तलिफ़ सूरतें कौन कौन सी होती हैं। तो बेटे, ये वक्त जो आपको इस वक्त इन हालात में मुयस्सर है, आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और वक्त की कदर करें। जैसा कि मुल्क में वबा फैली हुई है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार है, तो इन हालात और इन औकात में अदारे ने आपके लिए आपकी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। आपको उसमें पढ़ाया जाता है पहले, फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाती है, फिर उसके बाद आप उसकी रीडिंग करते हैं और जो भी आपको उसमें मुश्किलात होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं और हम उनका वजाहत के साथ जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम हालात और सूरत हाल में आप लोगों से हम ये तवक्को करते हैं कि आप अपने फ़राइज़ को, अपनी ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाएंगे। आपकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं? आपकी बेटे ज़िम्मेदारी ये है कि आप एक वक्त पे जिया जाने वाला आपको लेक्चर, आप उसे वक्त पे सुने, आप उसको वीडियो के फॉर्म में सुने
उसको आप अपनी बुक से पढ़ें, आपके पास नोट्स हैं उससे पढ़ें। उसमें ये देखें कि आपसे जो सवाल पूछा गया है, जो आपको पढ़ाया गया है टॉपिक, उसका इम्तहानी नुक्ते नज़र से उसकी क्या अहमियत है। आया कि इसमें लॉन्ग, शॉर्ट, MCQ सबका पेपर में कभी आए हैं तो किस सेंस में आए हैं, किस फॉर्म में आए हैं, उसको आप उसकी अच्छी तरह से आप उसका जायज़ा लें। और अपने आज के काम को कल पे मत छोड़ें। यानी जो लेक्चर आपने आज सुना है, आपको आज दिया गया है, वो आपने आज ही पढ़ना है और उसको पढ़ना भी दिलचस्पी के साथ है, मेहनत के साथ आपने पढ़ना है, ताकि ये नहीं कि आपने लेक्चर सुन लिया एक बड़ा सरसरी से अंदाज में सुना, फिर उसका आपने बुक से भी मुतालिया किया, लेकिन वो आपके लिए उस वक्त इस सेंस में आपने पढ़ना है कि वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, आप को काम दे। और उसके बाद उसमें जो भी सवाल है आप उन्हें कोशिश करें कि शॉर्ट हैं, उनको लिखने की कोशिश करें। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसको आप जो है वो उसका फॉर्मेट बनाएं, ये कैसे बनेगा। फिर इन केस अगर आप में उसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें अपनी मुश्किल बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी आपको शॉर्ट में प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग जी है। जिस तरह से हमारे पास सवालात आते हैं और फिर हम उनको डिस्कस भी करते हैं। वही सवाल जो हम पढ़ाते हैं उसको हमारे तलबा तालिबात उसका मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसमें उनको जो मुश्किल होती है वो हमसे जो है वो पूछते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको जितनी तफसील और वजाहत उसकी चाहिए होती है, दरकार होती है, हम उसको उसी हिसाब से जो है उसका जवाब दें। तो बेटे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वैल्यू ऑफ मनी, ज़र की कदर। जी हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। इससे पहले QTM है, QTM हमने मुकम्मल कर लिया था। और ज़र की कदर जो है इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो टॉपिक है बेटा इन्फ्लेशन। ये हम पढ़ रहे थे अफराते ज़र। तो जिन बच्चों ने पहले ये पढ़ा है और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा उनके लिए अफराते ज़र या इन्फ्लेशन, हम इसको हाई प्राइसेस भी कहते हैं, आम ज़ुबान में महंगाई भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इन्फ्लेशन, उर्दू में इसे अफराते ज़र कहते हैं। जिस तरह से मईशत के और मसाइल होते हैं, मसलन देर आर मैनी प्रॉब्लम इन एन इकानमी, उसमें इलीगल अर्निंग है, अंडरग्राउंड इकानमी है, होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, स्मगलिंग है, सोशल ईवल जितनी भी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो पर कैपिटा इनकम है, लो नेशनल इनकम लेवल है। तो बेशुमार इसकी वो जो उसके मसाइल हैं, लेकिन उनमें एक मसला जो है वो इन्फ्लेशन भी है। और अगर देखा जाए तो बाकी जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इन तमाम को की बुनियाद जो है वो इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन हमने इसमें कुछ पढ़ा भी था कि इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या, कि इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ये हमने इस पे बात की थी कि कीमतों में मुसलसल इजाफे का नाम, कीमतों में, इसकी उर्दू में हम लिखते हैं बेटा कि कीमतों में मुसलसल इजाफे का नाम। कीमतों में लगातार भी आप उसे लिख सकते हैं, मुसलसल इजाफे का नाम अफराते ज़र है।
अफराते ज़र है कि लगातार कीमतें बढ़े। जब मईशत में किसी चीज़ की कीमतें, आम कीमतें जब लगातार बढ़ रही होती हैं, उनमें इजाफ़ा हो रहा होता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेशन का, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। अब उसके बाद ये बात करना कि इन्फ्लेशन है, फिर वो इन्फ्लेशन मुख्तलिफ़ सूरतों में पाया जाता है। जैसा कि हमने बात ये की है कि इस कंटिन्यूस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी जब प्राइस लेवल बढ़ता है, कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उन्हें हम नाम दे रहे हैं इन्फ्लेशन का। तो अब कीमतें, ये प्राइस है, अब इसमें इजाफ़ा, और लगातार ये प्राइस लेवल मुसलसल अगर बढ़ता रहे तो उसे हम इन्फ्लेशन का नाम दे रहे हैं। अब कीमतों के बढ़ने, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कीमतें बढ़ती हैं लेकिन वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता से बढ़ती हैं, पॉइंट में बढ़ती हैं, बहुत ही कम शरह से बढ़ती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्राइस लेवल की इंक्रीज़ होने की हम बात कर रहे हैं, इसकी नौइयत थोड़ी तेज़ हो, यानी ज़्यादा रफ्तार से बढ़े। तो कीमतों में बढ़ने का नाम, कीमतों में मुसलसल इजाफे का नाम अफराते ज़र है। कंटिन्यूस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज इन कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब उसके बाद जो इसकी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस लेवल, उसको नाम दिया जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम ही हमने बात की थी कि एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब जनरल प्राइस लेवल बहुत ही आहिस्ता बढ़ता है, यानी पॉइंट में आप कह सकते हैं मसलन किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है, 10.5 हो जाए, 11:15, 11 हो जाए, उसके बाद पॉइंट की शक्ल में या बहुत ही आहिस्ता से जब कीमतें बढ़ती हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन का। इससे थोड़ी सी अगर हम बढ़ा दें इंटेंसिटी तो ये हो जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। यानी अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्रीपिंग जो है ये रेंगता हुआ अफराते ज़र, यानी बहुत ही आहिस्ता से कीमतों का बढ़ना, और वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है, वॉक का मतलब होता है चलता हुआ अफराते ज़र। इसके बाद अगर और है रनिंग इन्फ्लेशन, इसको हम भागता हुआ अफराते ज़र कहते हैं, यानी तेज़ी से कीमतों का बढ़ना। उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या गैल्पिंग, ठीक है जी। तो इसमें चारों जो मैंने आपको सूरतें बताई हैं, चाहे ये पहली सूरत हो, ये चारों इन्फ्लेशन है। फ़र्क क्या है कि इसमें कीमतें बढ़ती हैं बहुत ही आहिस्ता से, बहुत कम शरह से बढ़ती हैं, वॉकिंग में थोड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, रनिंग में और ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती हैं, और हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है इसमें कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो हम उनके बढ़ने को, यानी जिस नौइयत से कीमतें बढ़ रही होती हैं, हम फिर उसी तरतीब से उसको नाम देते हैं। अगर बहुत कम शरह से बढ़ेंगी तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगता हुआ अफराते ज़र। अगर और थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगी तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलता हुआ अफराते ज़र। उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन, भागता हुआ, और ये हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत तेज़ी, बहुत ज़्यादा जो है ये जब कीमतों में इजाफा होता है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसके साथ एक और बात आपको बताई थी बेटे, और वो ये है कि ये इन्फ्लेशन जो है 5% से 7% तक इन्फ्लेशन जो है ये हर इकानमी में मौजूद होता है।
आपको ये जो आपका मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा है, मैं उसको थोड़ा सा आपको जो है एक दफ़ा फिर फ्रेश करके दे रहा हूँ कि 5 से 7% इन्फ्लेशन जो है ये हर इकानमी में मौजूद होता है। लेकिन और ये रेट जो आपको मैंने लिख के दिया है 5 से 7% इन्फ्लेशन रेट, इट इज़ नॉट हार्मफुल, ये नुकसानदेह नहीं होता। अब 7% से जब आगे महंगाई की शरह, हाई प्राइसेस होने लगती हैं, तो फिर वहाँ से क्रिटिकल कंडीशन शुरू हो जाती है। तो 5 से ऊपर जितना होता जाएगा इन्फ्लेशन रेट, वो ज़्यादा इंटेंसिव होता जाएगा, उतनी मतलब है वो उतना ज़्यादा नुकसानदेह होता जाएगा। तो अब हम आगे जो बात करेंगे, हमने दो चीज़ें इसमें बेटा पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें कि इन्फ्लेशन की जो है, ये तो हमने बात की थी, जो आपके सामने मैंने लिखा है, ये तो है इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन की जो है डेफिनीशन और उसकी कुछ फॉर्म। अब दो बहुत बड़ी वजूहत हैं, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने ये बात की है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है और रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इसके अलावा इसकी दो बहुत अहम अक़साम, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, और वो ये है कि एक है वो अफरात-ए-ज़र, वो इन्फ्लेशन रेट जो डिमांड का सप्लाई से बढ़ने की वजह से होता है। यानी कि व्हेन एग्रीगेट, ये कनेजियन अप्रोच है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है या डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो जनरेट होता है। एक तो हम इसमें अभी आपको मैं ये पढ़ाऊँगा, यानी कि उसे हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक और प्राइसेस में इजाफा जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को पैदा करने पे जो खर्च आता है उस की वजह से, यानी कि जूं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो उससे जो हाई प्राइसेस होती जाएंगी उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। तो ये आपके अभी हम इस पे बात करते हैं इन दोनों इन्फ्लेशन के बारे में कि हम दो इन्फ्लेशन की बात यहाँ पर करते हैं। और इसमें हम दोनों में ये साबित करेंगे। एक है जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको तलबी अफरात-ए-ज़र कहते हैं। इसका नाम है तलबी अफरात-ए-ज़र, यहाँ पर लिखते हैं तलबी, या तलब की वजह से जो बढ़ता है कीमतों में इजाफा, उसे तलबी अफरात-ए-ज़र एक जी। और दूसरा है बेटे कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ओके जी। ये है मसारिफ़ पैदाइश के दबाव का अफरात-ए-ज़र, मसारिफ़ पैदाइश या लागत पैदाइश के दबाव का अफरात-ए-ज़र, ये दो हमने पढ़ी। इन दोनों में ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, यानी इस इन्फ्लेशन का आपने नाम अभी आपने आज भी आपको बताया है कि इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो ये तो हो गया इन्फ्लेशन। ये अब डिमांड पुल, यानी कि जो डिमांड की वजह से हाई प्राइसेस होती हैं। आपको पहले भी ये बात समझाई है कि आपने जब इसे पढ़ना है तो बगौर मुतालिया करना है, तवज्जो से देखना है आपने उस सवाल को जो आपसे पूछा जा रहा है,
और मोस्टली ऐसे होता है कि उस सवाल के अंदर उसका जवाब मौजूद होता है। अगर आप उसे तवज्जो से पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो जवाब आसान हो जाता है। अब आप ये देखिए, डिमांड पुल का मतलब होता है खींचना, कि वो कीमतों में वो इजाफा जो किस वजह से हो रहा है बच्चे, जो कि डिमांड की वजह से होता है। ये कि कीमतों में इजाफा जब डिमांड की वजह से होता है तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब दूसरा देखें आप, कास्ट पुश, कास्ट या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मसारिफ पैदाइश, इसको लागत पैदाइश भी कहा जाता है, कि वो अखराजात जो किसी चीज़ को पैदा करने पे आते हैं उन्हें हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मसारिफ पैदाइश, इसको लागत पैदाइश भी कहा जाता है, उसका भी यही मतलब होता है। सिर्फ मसारिफ भी लिखे जाते हैं, पैदाइश के अखराजात भी उसे कहा जाता है। तो उसकी वजह से जो कीमतों में इजाफ़ा होता है उसे अफरात मसारिफ पैदाइश में इजाफ़े का अफरात दर कहते हैं। जी, तो अब बात हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये कनेजियन अप्रोच है और इसमें ये बताया गया है कि ये है कि डिमांड, सम इकोनॉमिस्ट लाइक केनेजियन बिलीव दैट इन्फ्लेशन राइजेज व्हेन अ कंट्रीज टोटल डिमांड फॉर गुड एक्सीड टोटल सप्लाई ऑफ गुड। क्या होता है इसमें? अब आप ये देखें कि आपने एक मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा है, पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ। इसमें जो है हमने देखना ये है, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जहाँ पे आप प्राइस और जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है एस एस और ये डिमांड कर्व है डी डी। ये आपने इससे पहले पढ़ा है और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी इसे हम ई का नाम देते हैं। क्यों इसे ई का नाम देते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पर जो है क्यू डी इज इक्वल टू है क्यू एस। इसमें हमने ये साबित करना है कि डिमांड के बढ़ने से हाई प्राइसेस कैसे हो जाती है। तो अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से जब आप एक्स एक्सिस पे आते हैं तो क्वांटिटी मालूम हो जाती है, जब आप वाई एक्सिस पे जाते हैं तो प्राइस मालूम हो जाती है। ये वो सूरत हाल है, ये वो स्टेटस है जिससे आप पहले पढ़ चुके हैं। ADS भी आपको मैंने पढ़ाया था, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल में भी आपको याद होगा कि वहाँ पर भी हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात की थी। अब इसमें बेटे कैसे इन्फ्लेशन हो जाता है कि अब ये जो E है, जिसको हम ये दरमियान में मैंने आपको लिख के दिया है, अब ये E है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये P जो है इसे हम क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये प्राइस कैसे आती है? ये प्राइस क्यू डी और क्यू एस के इक्विलिब्रियम से आती है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। डिमांड का नेगेटिव कर्व, नेगेटिव स्लोप्ड कर्व, सप्लाई के पॉजिटिव स्लोप कर्व को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम का। इसमें बेटे है कि मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के दिया था कि इन्फ्लेशन कब होगा, अभी पढ़ के दिया था कि सम इकोनॉमिस्ट लाइक केनेजियन दे बिलीव दैट इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन अ कंट्री एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, कि जब तलब जो है वो रसद से ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पर जो सूरत हाल आपके सामने बनाई है, यहाँ पर तलब और रसद आपस में बराबर है।
तो इसमें बेटे ये कर्व जो है जिसके ऊपर ये मैंने आप बोर्ड मार्क कर रखा है, ये डिमांड कर्व है। इस तरफ डिमांड बढ़ती है, पीछे डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड अगर बढ़ती है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे क्यू डी और क्यू एस यहाँ लिख दें। बढ़ने की सूरत में क्या होगा कि हमारा डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 D1, ये कर्व यहाँ से आगे शिफ्ट हो गए यहाँ पर। अब आप ये देखें कि हमने पॉइंट ये रखा हुआ है कि जहाँ पर क्यू डी और क्यू एक इक्वल हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको भी हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए कहा था क्योंकि इस पर क्यू डी क्यू एस के बराबर है। अब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड ऑफ गुड इंक्रीज बढ़ गई है। अब बढ़ने से नए डिमांड कर्व ने पहले वाले सप्लाई कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इससे हम नाम देते हैं E1 का। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया है। अब आगे जाने की सूरत में क्या है कि इससे हम ये देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है कि एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो क्वांटिटी जो है वो, अब प्राइस यहाँ से ये ऊपर चले गए, तो ये जो प्राइस बढ़ गई है इससे हम क्या नाम देंगे, इन्फ्लेशन का। जो डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी ये आपके सामने मैंने आपको बना के दिया है कि इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, कि डिमांड के बढ़ जाने से जब हाई प्राइसेस हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी तलबी अफरातेदार या तलब के बढ़ने से जो अफरातेदार कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये आप इसमें, इसके बाद दूसरा जो है वो है बेटा कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये टोटल एक्सपेंडिचर दैट आर फेस्ड बाय द फर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो तमाम अखराजात जो एक फर्म जो है वो किसी चीज़ को पैदा करने पर वो बर्दाश्त करती है, उसे हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल उसे एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड पे किए जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये वो अमाउंट होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने पे जो पे किया, मसलन आप ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको कंबाइन करके प्रोडक्शन की जाती है तो फिर इनके रिवॉर्ड इन्हें पे किए जाते हैं। लैंड का रेंट पे किया जाता है, वेजेस का लेबर को वेजेस पे की जाती हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट पे होता है और ऑर्गेनाइजेशन का को प्रॉफिट जो है ये दिया जाता है। तो इन चारों को जब आप जमा करेंगे इनके रिवॉर्ड को, तो बेसिकली वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो अब ये जो है एक तरफ हम जब बात करते हैं ना ये कास्ट की, कास्ट का ताल्लुक होता है बेटा प्राइस के साथ, ठीक है। अब किसी चीज़ को पैदा करने पे जो कास्ट आती है, अगर ये कास्ट फर्क किया बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, उससे प्राइस भी बढ़ जाएगी। और कास्ट के जो कास्ट बढ़ती है, मसलन कास्ट और ज़्यादा हो गई है तो ये और बढ़ जाएगी, कास्ट और ज़्यादा हुई तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से जो हाई प्राइसेस होती हैं उन्हें कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। उसमें ये है, हम फर्ज करते हैं कि अगर किसी चीज़ को पैदा करने पे टोटल कास्ट आती है 1000 रुपया, ठीक है, तो फ़र्ज किया कि उस चीज़ को की प्राइस यानी उसे बेचा जाता है 1100 में, ठीक है। अगर ये कास्ट जो है टोटल कास्ट उसकी बढ़कर हो जाती है 3000, तो ज़ाहिरी बात है फिर प्राइस भी उसकी जो है फ़र्क किया 1300 हो गई। तो जूँ
कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो उस की वजह से यानी इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि लागत पैदाइश, मसारिफ पैदाइश के बढ़ने से, मसारिफ पैदाइश के बढ़ने से जो मतलब है प्राइसेस हाई हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है ज़्यादातर ये तो गुड मार्केट में है, या आपने पहले भी उसमें फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि कास्ट ऑफ डिमांड के बढ़ने से अगर इन्फ्लेशन हो जाए, यानी इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन के उर्दू में आप कहेंगे कि ऐसा अफरात ज़र जो अशिया की कीमतों के, अशिया की तलब के बढ़ने से बढ़ जाए, ऐसी यानी जब अशिया की तलब रसद के मुकाबले में तलब बढ़ने से जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उससे तलबी अफरातेदार या तलब का अफरातेदार कहते हैं। और दूसरा उसकी डेफिनेशन जो आप लिखेंगे इंग्लिश में आप लिखेंगे कि व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज, prices also increases. This increase in general price level is known as, that is due to increase in cost of production is called cost push inflation. तो ऐसे कीमतों में इजाफ़ा जब मसारिफ पैदाइश में इजाफे से होता है तो उसे कहा जाता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये हमने आज जो है ये इन्फ्लेशन और इस इन्फ्लेशन की 2-3 जो मतलब है, कुछ हमने फॉर्म्स कल पढ़ी थी, 2 फॉर्म आज पढ़ी हैं, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा कास्ट पुश इन्फ्लेशन। इंशाल्लाह हमारे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि ये इन्फ्लेशन जो है हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कैसे जो है वो रोका जा सकता है। इसके 2 हैं पार्ट वैसे तो, एक तो जनरल जो है ना वो हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एक ये भी है, और दूसरा ये है कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। तो फिर हम एक ही वक्त में पढ़ लेंगे, यानी कि जो जनरल इसके मेजर्स हैं टू कंट्रोल के और जो पाकिस्तान के हैं वो इंशाल्लाह एक ही वक्त पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।